हेलो बच्चों। तो स्वागत है आप सबको आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस एकेडमी में। और आज हम फिर से क्लास 10th का साइंस का रिवीजन करेंगे। और एग्जाम का अब शुरू होने में अब 2 से 3 दिन बच गया है और कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न को कवर करेंगे और बस आपका साथ चाहिए। और आप पेन उठाइए, कॉपी लीजिए और उस पर नोट करना शुरू कीजिए। और देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो कार्बन की परमाणु संख्या आप सबको पता होगा, कार्बन की परमाणु संख्या होती है 6। उसके बाद है कि कार्बन का अपरूप क्या क्या है। तो कार्बन के अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और कोयला। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोयला, ये सभी कार्बन के अपरूप हैं। अगर बात करेंगे तो हीरा सबसे कठोर होता है। हीरा सबसे कठोर होता है और इसका अपवर्तनांक 2.42, जो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक हीरा का होता है और हीरा सबसे कठोर होता है। उसके बाद है ग्रेफाइट की बात करेंगे तो कार्बन एक अधातु है और अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। इसके लिए यहाँ पर प्रश्न भी लिखा है कि अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है तो वह है ग्रेफाइट। उसके बाद है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। उसके बाद है कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर क्या बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाता है। उसके बाद है कि भूपर पट्टी में कार्बन मात्रा कितना है। तो भूपर पट्टी में कार्बन की मात्रा होता है 0.02%। उसके बाद है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कार्बन की मात्रा 0.03% कार्बन की मात्रा होती है। उसके बाद है कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन है। तो पहला कार्बनिक यौगिक जो है वह यूरिया है। उसके बाद अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है। तो पहले ही हमने बताया कि अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है वह ग्रेफाइट होता है। ऐसे ही हम बताए थे अधातु जो चमकीला होता है। अधातु जो चमकीला होगा तो वह कौन था, आयोडीन। अधातु जो चमकीला होगा वो कौन था, आयोडीन। उसके बाद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन भी कार्बन का ही एक अपरूप है और इसका जो सूत्र होता है वो C60। इसकी जो आकृति होती है फ्लोरीन की आकृति वह फुटबॉल के जैसा होता है। और यहाँ पे लिखा है कि हाइड्रोकार्बन के बारे में कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन का सामान्य सूत्र, ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइल, इन सभी का सामान्य सूत्र बार बार हम ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और इसको बड़ा ध्यान से आप याद करें कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद है कि एल्कीन एक असंतृप्त है और उसके बाद इसका जो सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद एल्काइल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 और एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम फिर आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बायोलॉजी से, रक्त के बारे में फुल जानकारी। रक्त क्या है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है, तो तरल संयोजी ऊतक। उसका रूप कैसा होता है रक्त का, तो तरल होता है। तरल बोले तो लिक्विड। और इसका जो प्रकृति होता है वह होता है क्षारीय। यह एक कोलाइडी विलयन होता है। कोलाइडी का अर्थ यह होता है कि जो पूर्ण रूप से नहीं छन सकता है। तो खून थोड़ा गाढ़ा होता है और गाढ़ा होने के कारण उसको पूर्ण रूप से नहीं छाना जा सकता है। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। अब आपको पता होगा पीएच स्केल के बारे में। पीएच अगर 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। अगर 7 तो हो जाता है उदासीन। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की मात्रा कितना होता है, तो रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर। उसके बाद रक्त लाल क्यों होता है, तो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। उसके बाद रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है आयरन। रक्त में पाया जाता है आयरन। आयरन के कमी से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ लिखा है कि कमी से। तो आयरन के कमी से होता है एनीमिया रोग।
किसी को अगर एनीमिया हो रखा है तो आप सेब खाए, पालक खाए, उसमें आयरन की मात्रा अधिक होता है और उसको ठीक करने में मदद मिलती है। उसके बाद है प्लाज्मा। रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? तो रक्त में प्लाज्मा होता है 55%। उसके बाद है प्लाज्मा रहित। रहित का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि रक्त प्लाज्मा रहित में क्या होता है, तो प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा में सीरम होता है, सीरम नहीं होता है। जो ब्लड टेस्ट होता है, हम लोग ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं तो सीरम को ही निकाला जाता है ब्लड से। इसका जो रंग होता है वो हल्का पीला होता है। सीरम का जो रंग होता है हल्का पीला होता है और इसी से ब्लड टेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखिए आरबीसी। आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, इसका जीवन अवधि कितना होता है? तो इसका जीवन अवधि होता है 120 दिन। उसके बाद देखिए डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, इसका जो जीवन अवधि होता है वो 12 से 20 दिन होता है। यह सभी प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। उसके बाद थक्का, रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो रक्त का थक्का बनाता है प्लेटलेट्स। रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट्स। कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह है विटामिन के। उसके बाद कहता है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? तो ऑक्सीजन का वाहक होता है आरबीसी। ऑक्सीजन का वाहक, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन ही फेफड़ा से ऑक्सीजन को खींचकर पूरी कोशिका तक पहुंचाने का काम करती है। उसके बाद है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से मिल जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। उसके बाद कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? रक्त जमा कहाँ रहता है? तो रक्त जमा रहता है प्लीहा यानी स्प्लीन में। उसके बाद कि रक्त किसी व्यक्ति के वजन का कितना होता है? तो रक्त किसी व्यक्ति के वजन का, उसके वजन का 7% रक्त होता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है कि हमारे घरों में विद्युत की जो आपूर्ति की जाती है वह कैसा होता है, कितना होता है? तो वह होता है 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में जो बिजली की आपूर्ति होती है वो कितना होता है? 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा। कितना हर्ज का? तो 50 हर्ज। उसके बाद मेन लाइन जो होता है, घर में जो मेन लाइन होता है, मेन लाइन में जो गर्म तार होता है कैसा होता है? वह लाल वाला, लाल जो होता है वो मेन लाइन होता है। ठंडा तार काला होता है। अर्थिंग जो होता है, अर्थिंग वो होता है हरा। फ्यूज जो होता है, फ्यूज एक गर्म तार होता है। फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो फ्यूज उष्मीय पर, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। उसके बाद फ्यूज किस चीज से बचाता है? तो फ्यूज अतिभारण और लघु पतन से बचाता है। फ्यूज क्या चीज से बचाता है? अतिभारण और लघु पतन से। फ्यूज बना किस चीज का होता है? तो वह टंगस्टन का बना होता है। अगर हम इधर एक नजर अगर हम विद्युत धारा पे देंगे, विद्युत धारा पे, तो विद्युत धारा में है कि विद्युत धारा प्रवाहित क्या चीज होता है? तो प्रवाहित होता है विद्युत तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित, उसमें क्या प्रवाहित होता है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद वही एक कूलम बराबर कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये सब आप एकदम अच्छा से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह बार बार आपके प्रश्न पूछा जा रहा है और यह सब इंपॉर्टेंट है। इसको आप हमेशा अच्छा से नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए एसआई मात्रक। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर। आई बराबर क्यू बाय टी। उसके बाद कहता है कि विद्युत धारा में अचर क्या रहता है? तो अचर जो ताप जो होता है वो विद्युत धारा में अचर रहता है। उसके बाद अगर हम एसआई मात्रक की बात करेंगे, एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है ये सभी क्या है? एसआई मात्रक है। यह आपके एग्जाम में यहाँ से 2-3 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है एकदम। इसका आप इसको अच्छा से नोट कर ले। पहला है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके बाद प्रतिरोधकता का एसआई, प्रतिरोध का ओम और प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। उसके बाद विभव या विभवांतर, विभव या विभवांतर दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। उसके बाद होता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है।
विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक होता है वह क्या होता है, तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना यूनिट, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना जूल, तो 1 यूनिट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल 1 यूनिट बराबर होता है। तो इसका एक अच्छा से आप स्क्रीनशॉट ले ले, और फिर हम आगे का प्रश्न देखते हैं कि आगे क्या प्रश्न है। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे का प्रश्न है कि सबसे अच्छा चालक कौन होता है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। सबसे ज्यादा तन्ने कौन होता है, तो सबसे ज्यादा तन्ने होता है सोना। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार खींचा जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। उसके बाद प्रश्न है कि धातुओं को जिंक से लेपित करना क्या कहलाता है, तो धातुओं को जिंक से लेपित करना गैल्वेनीकरण कहलाता है। उसके बाद धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, या धातु का गुण नहीं है जो द्रव हो, धातु एक ठोस होता है, तो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो तो वह होता है पारा। उसके बाद है अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो, तो धातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो पारा, और अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव हो वो ब्रोमीन है। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, और इसे आप बहुत बेहतरीन ढंग से इसको याद करें। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज कौन किया था, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का जो खोज है वो ऑस्टेड किया था। उसके बाद इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक टेस्ला होता है। यह कैसा दिखता है, तो यह एक काल्पनिक दिखता है। स्वतंत्र रूप से यह लटका हुआ रहता है, तो नॉर्थ से साउथ की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर। उसके बाद विद्युत चुंबक, विद्युत चुंबक जो होता है वह क्या चीज का बना था, तो वह नर्म लोहा का बना हुआ होता है। उसके बाद अस्थाई चुंबक क्या चीज का, तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना हुआ होता है। और इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे का प्रश्न देखें। अब हम थोड़ा दर्पण पे देखते हैं कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का, एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण या और उत्तल दर्पण को अपसारी भी कहते हैं। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का जो फोकस वो क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है और यह धनात्मक होता है। उसके बाद है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में या हजामत करने में किया जाता है। और कहाँ किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। उसके बाद सोलर कुकर में किया जाता है, और गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न को भी आप बहुत ध्यान से देखेंगे और इसको नोट करेंगे। यह प्रश्न भी बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछने की बहुत संभावना रहती है। उसके बाद अगर साइड मिरर की बात करेंगे तो गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। स्ट्रीट लाइट, रोड के साइड में या बीच में देखते होंगे आप लोग स्ट्रीट लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक प्रश्न है कि केवल अभिसारी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है, तो केवल अभिसारी प्रतिबिंब उत्तल या समतल इसमें प्राप्त हो सकता है दर्पण में। इसको भी आप बहुत बारीकी से देखेंगे, और हम छोटा सा वीडियो में ही पूरा साइंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है एग्जाम का, और कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा समय हम पढ़ने पर बिताएंगे। उसके बाद है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न। ये उत्तल लेंस का दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस में देखेंगे तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, वो ऋणात्मक होती है, क्षमता भी इसका ऋणात्मक होता है।
दृष्टि दोष कैसा होता है, तो निकट दृष्टि दोष। किस प्रकार का दोष, और निकट दृष्टि दोष का इलाज जो निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो केवल काल्पनिक बनता है, केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद थोड़ा सा हम मानव नेत्र की ओर बढ़ेंगे, मानव नेत्र को देखेंगे। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है, तो वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, वह उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा और छोटा। उसके बाद देखिए आंख का जो नेत्र होता है, मानव का नेत्र जो होता है, उस नेत्र का जो बाहरी भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो वह कॉर्निया कहलाता है। उसका प्रवर्त क्या कहलाता है, तो पुतली जो होता है, पुतली। आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आंख के रंगीन भाग को हम लोग बोलते हैं आइरिस, या हिंदी में परितारिका। आइरिस या हिंदी में परितारिका आंख के रंगीन भाग को बोलते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आंख पर। आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर। उसके बाद कहता है कि व्यास कितना, आंख का जो व्यास होता है वह कितना होता है, तो आंख का व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। हमारी आंख सबसे निकट कितना का वस्तु को देख सकता है, सबसे निकट हम कितना के वस्तु को देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर के वस्तु को, 25 सेंटीमीटर से कम के वस्तु को हम नहीं देख सकते हैं। और अधिकतम हम कितना दूर का देख सकते हैं, तो अधिकतम हमको जितना दिखाई देगा हम उतना देखेंगे। तो यह हो जाता है हमारा अनंत हो जाता है, अनंत यानी हम देखने का कोई अंत ही नहीं है, जितना दूर देखा जा सकता है उतना हम देख सकते हैं। तो ये इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे पूरा आशा है कि आपको पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब एग्जाम में अच्छा करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। अगर आप इसी तरह से पढ़ते रहेंगे तो आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और नंबर आने के भी आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और हम मिलते हैं अब अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।